हेलो स्टूडेंट्स। अब हम फिजिक्स का चैप्टर 3 ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तुम ये फर्स्ट में देख रहे हो। इसके अलावा कैपलर्स लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर रूल ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये स्कूल्स में नहीं कराया जाता। टॉपिक के हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स है जैसे, तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, चाहे वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो। मान लो एक टेबल है, टेबल के साथ में चेयर रखी है, उन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ में एक बेड है, तुम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक बुक है और एक पेन साथ में रखा है, उन दोनों के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कोई भी यूनिवर्स में दो चीजें हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, पास हो या दूर हो। सो इस और वो दोनों उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल। तो ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन और ये एक एग्जांपल। तो जैसे नीचे क्वेश्चन 1 हम देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, अभी मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बताता हूं। इसको पढ़ लो, क्या डेफिनेशन दी जाएगी। जो ये पैराग्राफ है, ऊपर डेफिनेशन है और फिर एग्जांपल। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है, दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स बिग और स्मॉल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स irrespective of the distance separating them. This mutual force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitational force. और इसका एग्जांपल जो मैंने बताया वो भी है, या इधर लिखा है। फॉर एग्जांपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए टेबल एंड ए चेयर lying in a room, force of attraction between a planet and its natural satellite are all examples of gravitational force. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, इट्स ए टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जब प्लैनेट्स, मान लो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम हैं या कोई भी और एनिमल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, इनके बीच जब अर्थ इनको जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोला जाता है। इसी तरह कोई भी और प्लैनेट है, चाहे वो जुपिटर है, मार्स है, इसी तरह जो नेचुरल सैटेलाइट्स है जैसे मून या और प्लैनेट्स की सैटेलाइट, तो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात की जाती है तो एक अलग टर्म यूज की जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ जुपिटर। सो इट्स ए टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ये अलग टर्म इसलिए यूज की जाती है क्योंकि जो एक प्लैनेट है उसका मास बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उस ग्रह पे रहते हैं या मौजूद होते हैं। तो इसलिए एक अलग टर्म ये यूज की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है जो पैराग्राफ में दी है। Force of gravity is a special case of gravitational force. It is the force of attraction between a planet or a natural satellite and an object. So it is a special case of gravitational force in which one body has an infinitely large mass as compared to other body. For example, a body thrown up falls back on the surface of Earth due to Earth's force of gravity. Similarly, on Moon, it is due to Moon's force of gravity. Okay?
तो अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आंसर कर सकते हो। इस तरीके का आ जाए तो दोनों की डेफिनेशन हो गया, एक डिफरेंस और एक डिफरेंस एग्जाम्पल के तौर पे दे दो। तो टेबुलर फॉर्म में भी दे सकते हो या इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में भी। अब हम एक और बात समझते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ पे ऊपर से कोई चीज जब गिरती है तो वो अर्थ की तरफ गिरती है। जैसे एक पेड़ है तो पेड़ पे एक एप्पल है, वो एप्पल अगर टूटा तो वो धरती की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ। बट अर्थ ऐसा नहीं होता कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसा क्यों है? जब उन दोनों में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स इक्वल है, तो अर्थ को भी मूव करना चाहिए। इसका रीजन हम समझते हैं। इसका रीजन है ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे अर्थ और एप्पल दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इक्वल है। दैट इज F इक्वल टू m1a1 इक्वल टू m2a2। हम मान लेते हैं ये तो एप्पल का केस है, m1 इज मास ऑफ एप्पल और a1, दिस इज a1, a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, और उधर से m2 इज मास ऑफ अर्थ, a2 इज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के मास से बहुत ज्यादा है, दैट इज m2 m1 से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अब ये क्योंकि इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो इक्वल रहने के लिए दैट मींस जो a2 होगा वो a1 से बहुत कम होएगा। गॉट इट? तो इस वजह से एक्सेलरेशन तो अर्थ में भी होती है एप्पल की तरफ, बट वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट जीरो ही होती है। जैसे एप्पल का मास अर्थ के मास के सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। इसी तरह अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कितना ही भारी हो, एक जेट प्लेन ही क्यों ना हो, बट अर्थ के मास के सामने वो नेग्लिजिबल है उसका मास। इसी तरह जो अर्थ की एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसलिए वो मूव होती है, अर्थ दिखाई नहीं देती विजिबल आइज से। दैट इज द रीजन। इसको अब पढ़ लेती है कि किस तरीके से लिखा है मैंने। पहली बात तो इसका क्वेश्चन देख लेती है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 देखो, डज ए फॉलिंग एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? यस। इसी तरह फॉलिंग एप्पल की जगह कोई भी और ऑब्जेक्ट होगा, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। इफ सो, व्हाई डोंट वी सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल? तो हमें नजर क्यों नहीं आता अर्थ को मूव होता हुआ? तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पे पढ़ते हैं किस तरीके से आंसर करना है तुम्हें। It is seen that a falling object, say an apple, moves towards the earth due to gravitational force of earth on apple. By Newton's third law of motion, apple also attracts earth with an equal and opposite gravitational force. However, earth does not move towards apple. This is because by Newton's second law of motion, for a given mutual gravitational force between two bodies, acceleration is inversely proportional to mass of an object, because F is equal to m1a1 equal to m2a2. So as mass m1 of an apple is negligible compared to earth, so apple gets an acceleration a1 and moves towards earth. But as mass m2 of earth is very large compared to apple, so acceleration a2 of earth is negligible, and hence earth does not appear to move towards the apple. ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले हिंदी में समझाया तो वही इंग्लिश में इस तरीके से तुमने लिखना है।
अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो यहां पे पहले एक बात समझो, जैसे एक सर्कल है, ये राइट साइड फिगर में देख रहे हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। मान लो इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन देखें, इस ऐसे गोल गोल घूम रहा है, एक स्टोन को मान लो रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ऐसे सीधी डायरेक्शन होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे वो मान लो स्ट्रिंग टूट जाए तो स्टोन सीधी डायरेक्शन में जाएगा, इसी तरह यहाँ पे टूट जाए तो वैसे सीधी डायरेक्शन में जाएगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो होती है वो अलग होती है और वो इस तरह से सीधी डायरेक्शन होती है। तो ये सीधी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होती है? अगर ये सेंटर है तो यहां से अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए तो ये जो इनके बीच एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, उस डायरेक्शन में ये जाता है कि ताकि ये 90 डिग्री का एंगल रहे, और इसको टेंजेंट बोलते हैं। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। इस बात को 10th मैथ्स में पढ़ोगे तुम टेंजेंट के बारे में, बट यहाँ पे ये यूज हो रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब कि बॉडी के अंदर एक वेरिएबल वेलोसिटी है और एक एक्सेलरेशन है। क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है सो दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी स्टोन को मूव कर रही है पर सर्कुलर मोशन कोई भी होगा तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, उसमें वेरिएबल वेलोसिटी मानी जाएगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और इसलिए एक्सेलरेशन मानी जाएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है और हम ये न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ चुके हैं दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यानी कुछ फोर्स है तभी वो एक्सेलरेशन है। ये भी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन तभी होती है अगर कोई फोर्स है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है इस केस में उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट करती है। जैसे फिगर में देख रहे हो तो इस डायरेक्शन में, और उस वाले टेंजेंट के केस में अगर इस डायरेक्शन में। ओके, सो ये डेफिनेशन है, इस तरीके से डिफाइन करना है। When a body moves along a circular path with a uniform speed, its direction of motion changes at every point. Due to change in direction, body moves with a variable velocity and has some definite acceleration. The force that provides this acceleration keeps the body moving along the circular path. This force always acts along the radius towards the center of the circular path and is called centripetal force. तो ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, इधर एक्ट करती है इस डायरेक्शन में, और इस वजह से जो सर्कुलर मोशन है वो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और किसी भी मूवमेंट पे अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दी जाए तो फिर वो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करना बंद कर देगी और वो वहां से सीधा टेंजेंट वाली डायरेक्शन में चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो हमने पढ़ा। जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांध के चारों तरफ घुमा रही है, तो अगर वो फोर्स हट जाती है, हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल सीधा लाइन में चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ऊपर जो डेफिनेशन है ये पूरा ये लिख दोगे। व्हाट हैपेंस टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड? सो तब यहां से ये वाली लाइन, if at any instant the centripetal force is removed, the body will then move along a straight line tangent to the circular path due to inertia of direction.
और बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट सोलर सिस्टम में भी लागू होता है, जिस वजह से जो भी प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, या मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहां से है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड ए प्लैनेट। या अगर हम अर्थ और मून की बात करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून जो है, उस फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होती है, और जिस वजह से ये सर्कुलर मोशन चलता रहता है। और किसी भी मूवमेंट पे अगर ये फोर्स ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी वजह से खत्म हो जाए, तो फिर जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर मोशन की बजाय सीधा मूव करना शुरू कर देंगे, और जो ये एक सिस्टम बना हुआ है वो टूट जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। All planets are moving in circular orbits around sun in our solar system. What provides the necessary centripetal force for this motion? तो इस पार्ट का आंसर है the gravitational force between sun and a planet of the solar system. This provides the necessary centripetal force for the motion. फिर सेकंड पार्ट है, what will happen if this force disappears after some day? तो ये जो सेकंड पैर है, if there was no such force, or if it disappears, then all planets and natural satellites of our solar system would start to move along a straight line tangent to their circular orbits due to inertia of direction. Thus, it will lead to non-existence of our solar system and also non-existence of life on Earth. अच्छा, फिर हम नेक्स्ट बात समझते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सन की तरफ जाना क्यों नहीं स्टार्ट करते? वो एक ऑर्बिट में ही क्यों मूव करते रहते हैं? तो इसके लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो ये है कि दे डू नॉट फॉल इनटू द सन, मतलब वो सन की तरफ जाना शुरू नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए पहले एक बात समझो। ओरिजिनली ये एज्यूम किया गया है कि जो प्लैनेट्स थे वो मान लो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। अब ये सन है, तो इनकी जो स्पीड थी वो अगर ज्यादा तेज होती तो सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एरिया है उसको वो क्रॉस करके सीधा निकल जाते। और अगर उनकी स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम होती तो इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद, सन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद, ये जो प्लेनेट है ये उसकी तरफ गिरना शुरू कर देते। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धरती की तरफ गिरता है, तो यहाँ तो सन है, वो बड़ी बॉडी, तो वो प्लेनेट उसकी तरफ गिरना शुरू कर देते। बट इन प्लैनेट्स की जो स्पीड थी वो इस तरीके से थी, ना ज्यादा ना कम, कि वो सन का जो वो था एरिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको सूट करती थी, और इसलिए उन्होंने सन के चारों तरफ फिर ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ओके, तो पहली वो जो प्लैनेट्स है वो ऑलरेडी मूविंग थे, वो स्टेशनरी नहीं थे। स्टेशनरी होते या उनकी स्पीड स्लो होती तो वो सन की तरफ गिरना शुरू कर देते, और तेज होते तो वो सीधा निकल जाते। अब इस वजह से जब उन्होंने घूमना शुरू कर दिया तो फिर आगे की सिचुएशन हम जो ये नीचे फिगर बनी हुई है इससे समझते हैं। हम इसको आगे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि ओरिजिनली जो अर्थ का या किसी भी प्लेनेट का पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ था। वो शुरुआत से ही सन के चारों तरफ मूव नहीं कर रहे, उनका ओरिजिनली स्ट्रेट लाइन पाथ था, जैसे यहां पे देख सकते हैं। और फिर वो जब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आए तो तब क्या हुआ कि सन की तरफ से ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगी जो यहां हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, और जो अर्थ का मास था
उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये वाली जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन अर्थ वांट्स टू मूव ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन जो फोर्सेस थी, ये आपस में इस तरीके से बैलेंस आउट हुई कि ना तो अर्थ स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर सकी और ना ही अर्थ ने सन की तरफ गिरना शुरू किया, पर सन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया अर्थ ने। गॉट इट? तो यही कंसेप्ट है, जो भी प्लैनेट्स किसी स्टार के चारों तरफ मूव करते हैं या नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, तो उसका ये कंसेप्ट है। हम इसका क्वेश्चन देखें तो इस तरीके से आ सकता है, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो अर्थ डज नॉट फॉल इनटू द सन। एक्सप्लेन मींस कि अर्थ की तरफ गिरता क्यों नहीं है। तो जैसे ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ सकते हो, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी बताया, और ये जो डायग्राम है राइट साइड पे ये बनाना है। और ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन अर्थ का सन के चारों तरफ, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि एक स्टोन को एक रस्सी से बांध दिया और चारों तरफ घुमा रही है, तो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट बनता है ये उसी की तरह ही है। बस डिफरेंस ये है कि उसमें जो रस्सी नजर आ रही है वो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में नजर नहीं आ रही है, एक तरह से वो इनविजिबल स्ट्रिंग है। गॉट इट? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ का मतलब है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between their centers. तो ये फॉर्मूला है F equal to G m1 m2 upon d square. G is universal gravitational constant, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसकी क्या वैल्यू है। m1 हो गया मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 is मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड d is distance between their centers. तो ये कोई भी दो चीजें हो सकती है यूनिवर्स में, जैसे अर्थ पे ही एक टेबल है एक चेयर है, या यूनिवर्स में अर्थ है मून है, तो ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके लिए ये फॉर्मूला है। सो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके लिए तो इस तरीके से डिफाइन करना है और ये फॉर्मूला लिखना है। अगर डिराइव आ जाए, डिराइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, तो तब ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। ऊपर लिख के भी, ये डायग्राम बना के भी फिर इस तरीके से लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए ये हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये लिखना है, और फिर कंबाइनिंग 1 and 2 फिर हमें फाइनल फॉर्मूला लिखना है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। इस फॉर्मूले से हमने देखा कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके G को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस G की वैल्यू ये फाइंड आउट की गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये उसके यूनिट हो गए। वो यूनिट जो है सिंपली हम ये जो फॉर्मूला है इससे चेक कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट की थी, और G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पर भी सेम रहती है फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये चेंज नहीं होती, चाहे बॉडी के मास चेंज हो या उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो, या वो किस मीडियम में है। मीडियम मींस एयर में है, वाटर में है,
इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये कांस्टेंट रहती है. सो दैट इज व्हाई कांस्टेंट जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, स्टेट द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ये हो गया, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. वैल्यू ऑफ जी ये हो गई, एंड वाई इज जी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो उसके लिए हमने ये लिखना है, यहां से मैं इसको रब कर देता हूं. यहां से लेके यहां तक, द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स फॉर एनी pair of objects. It does not depend upon masses of bodies, distance between them, or nature of medium in which bodies are placed. That is why constant G is called universal gravitational constant. फिर इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, तो इंपॉर्टेंस इस वजह से है that universal law of gravitation successfully explains many natural phenomena like the force that binds us to the earth, the motion of the moon around the earth, motion of planets around the earth, the tides due to the moon and the sun. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है. इसका क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन में है. अब हम एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं. ये एनसीईआरटी पहला सॉल्व एग्जांपल है, स्क्रीन पे देख सकते हो क्या दिया है क्वेश्चन में. मास ऑफ अर्थ दिया है, अच्छा ये केजी में है, यहाँ एमजी लिखा है, केजी है, दिस इज केजी. मून का मास दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दिया है, ठीक है. ये तो मान लो m1 हो गया इधर, ये m2 दिया है, ये d दिया है. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून. तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून हो या बाय मून ऑन अर्थ हो, वो सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे पे लगाती है. सो ये हमने फॉर्मूला लिखा फोर्स का और ये वैल्यूज पुट की. जी के लिए यूनिवर्सल ऊपर कांस्टेंट जो वैल्यू थी वो पुट की इधर, m1 m2 और यहाँ पे d स्क्वायर. तो ये d किलोमीटर में दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर केजी में. इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, जो हमने 10 की पावर्स है वो एक तरफ लिख ली, ये ऊपर 10 की पावर्स के साथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने लगाए, और फर्दर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे. सो वी विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज 2 into 10 raised to the power 20 Newton. So this is the answer. Force exerted by Earth on Moon or by Moon on Earth. Got it? अच्छा, फिर कैपलर्स लॉस दिया है और साथ में नीचे इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर रूल. तो ये जो दोनों हैं, ये मैंने नोट किया है, कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, ना ही पेपर में दिए जाते हैं. ये एनसीईआरटी की बुक में जैसे बॉक्स में दिए गए हैं, बट कभी किसी स्कूल में नहीं दिए गए, पेपर में ना स्कूल में पढ़ाए जाते हैं. तो इसलिए मैं भी इसको स्किप कर रहा हूं, पर ये मैंने फिर भी यहाँ पे दे दिया है, और जो एनसीईआरटी में दिया है तो उसको थोड़ा सा मैंने बेटर तरीके से लिखा है, थोड़ा इजी तरीके से. तो इन केस अगर तुम्हारे स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है तो तब तुम इसको देख सकते हो कि क्या ये लॉज है. ये बस लॉज ऐसे जो 1 2 3 है ये याद करने होंगे समझ के, और वैसे 99.9% चांसेस है कि ये नहीं पढ़ाया जाएगा. इसी तरह इनवर्स स्क्वायर रूल है, तो वो ये दिया है, बट ये नहीं पढ़ाया जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. 2 मोर एग्जाम्पल्स पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे. ये एनसीईआरटी के नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा दिए है, अच्छे क्वेश्चंस है ये. एग्जाम्पल ए और फिर एग्जाम्पल बी. तो पहले हम एग्जाम्पल ए देखते हैं. इसमें क्या दिया है, एक एप्पल का मास दिया है, ये ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा.
वो एप्पल एक ट्री पे है जिसकी हाइट 10 मीटर है, और साथ में सरफेस ऑफ अर्थ से 10 मीटर है, मास ऑफ अर्थ दिया है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, उनके मासेस है, इधर रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। कैलकुलेट फोर्स, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन एप्पल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ये अर्थ है, मान लो ये पेड़, इधर ये एप्पल है पेड़ पे। तो ऑब्वियसली ये वाला जो डिस्टेंस है यानी पेड़ की हाइट, ये रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हाइट को। तो एक तरह से हमें M1 दिया है, M2 दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो हम सिंपली रेडियस ऑफ अर्थ ले सकते हैं। उसमें +10 ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो ये डिस्टेंस है रेडियस, इसमें 10 मीटर ऐड करेंगे तो वो नेग्लिजिबल है, और साथ में कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। सो वी विल सिंपली टेक D एज रेडियस ऑफ अर्थ। अब कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ, तो वो फर्स्ट पार्ट है, हमने सिंपली ये फॉर्मूला लगाया G M1 M2 by D स्क्वायर। G की वैल्यू पुट की, इधर M1 पुट किया, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एप्पल, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 10⁻³ करके, नीचे फिर D स्क्वायर। सो D जो हमें रेडियस ऑफ अर्थ दिया है वो किलोमीटर में दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट इंटू 10⁻³ करके और स्क्वायर कर लिया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये सब वैल्यूज इस तरफ ले आए, और जो 10 की पावर्स की वैल्यू है वो उस तरफ ले आए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व कर लिया। सो वी विल गेट अवर फाइनल आंसर एज 0.488, उसको हम 0.5 न्यूटन लिख सकते हैं। सो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एप्पल। इसी तरह अगर रिवर्स भी पूछा जाता, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल, तो वो भी यही आंसर होता। गॉट इट? इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, मैं ये सब रब कर देता हूं। सेकंड पार्ट है, इफ एप्पल फॉल्स फ्रॉम ट्री कैलकुलेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बोथ एप्पल एंड अर्थ। सो पहले तो एप्पल का हम देखते हैं। वी नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास। तो पहले एप्पल का हमने देखा, तो फोर्स की जगह तो हमने यही पुट कर दिया जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, और मास हो गया एप्पल का मास इन केजी, वो वैल्यू पुट की। इसको हमने जब सॉल्व किया, सो वी गेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये जब भी अर्थ का केस होगा और कोई और ऑब्जेक्ट का केस, तो ऐसे में जब भी एक्सेलरेशन पूछी जाएगी तो वो हमेशा 10 ही आएगी, क्योंकि हमें जैसे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 होती है, या बिल्कुल एग्जैक्ट देखे तो 9.8 होती है। तो ये उसी के आसपास ही आएगी वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये वही वाली एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अर्थ हम देखें, तो उसमें भी हमने ये फोर्स पुट की और मास ऑफ अर्थ पुट किया। तो ये हमने जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई। तो ये हम देखें बहुत कम है, क्योंकि साथ में 10⁻⁻³ है। सो दिस इज वेरी लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसी वजह से हम अर्थ को मूव होता नहीं देखते, सिर्फ एप्पल ही अर्थ की तरफ मूव होता दिखता है, उसमें ही एक्सेलरेशन दिखती है। बट फोर्स अगर अर्थ पे भी लग रही है तो अर्थ को भी मूव होना चाहिए एप्पल की तरफ। बट ये जैसे हम देख रहे हैं कि इतनी कम एक्सेलरेशन से वो मूव होता है, तो वो नेग्लिजिबल है, हम नेकेड आई से देख नहीं पाते, वो दिखता ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। सो दैट इज द रीजन। इसी तरह हम थर्ड पार्ट भी देखिए, वो यही एक्सप्लेनेशन है। एप्पल मूव्स टुवर्ड्स अर्थ बट अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स एप्पल, व्हाई? तो यही जो मैंने बताया, that acceleration produced in apple is very large compared to acceleration produced in earth,
Hence apple moves towards earth but earth does not move towards apple. Got it? फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल बी। ये एग्जांपल बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स भी है इन नेचर और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी। ये हम देखते हैं किस तरीके से। लेट्स सी द एग्जांपल। इसमें दो पार्ट्स दिए। पहले पार्ट में है टू ऑब्जेक्ट्स और मासेस, उनके मास दिए और उनके बीच का डिस्टेंस दिए। और दूसरे केस में मून और अर्थ का है, मास ऑफ मून दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है। तो हम पहले तो जो भी यूनिट्स है उनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब उन्होंने पूछा है अबव केसेस कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो वही हम फॉर्मूला लगा के दोनों का फोर्स उनके बीच निकालेंगे। एंड व्हाट कैन बी सेड अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स इफेक्ट इन बोथ केसेस। तो ये भी हम देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं जरा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 बाई डी स्केयर। पहले फर्स्ट केस के लिए हमने F निकाल लिया वैल्यूज पुट करके। दिस कम्स आउट टू बी दिस। तो हम देख रहे हैं कि 10⁻⁻12 होने की वजह से ये फोर्स बहुत छोटी है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और इसी वजह से जो ये दो ऑब्जेक्ट्स है, तो वो हम जैसे धरती पे ही है, एक टेबल है, दो टेबल्स है, एक 50 kg की, 60 kg की, तो उनमें आपस में शायद इतनी फोर्स एक्ट हो रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पर वो आप एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रही। वो इसी वजह से क्योंकि ये फोर्स बहुत कम है। और दूसरी तरफ जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उनको सेंटर, अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। जैसे हम ये देखिए, ये अर्थ है, मान लो यहाँ पे एक टेबल रखी है, यहाँ दूसरी, तो इनके बीच की फोर्स भी काफी कम हो गई और साथ में इस तरफ भी पुल अर्थ अपनी तरफ कर रही है, सेंटर की तरफ। तो इन वजहों से ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते। हालांकि इन पे फोर्स लग रही है एक दूसरे से, बट वो स्टेशनरी रहते हैं। तो इससे तो पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है इस पहले एग्जांपल से। अब दूसरे एग्जांपल को भी देख लेते हैं जो अर्थ और मून का है। तो इसमें भी हमने वैल्यूज पुट की, जी की वैल्यू पुट की, m1 m2 और डी स्केयर। डी को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो एफ की वैल्यू ये आई। ये अब देखो काफी लार्ज है, 10⁻⁻20 क्योंकि आ गया। तो इस वजह से ये हम देख रहे हैं कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी, ये डिपेंड करता है। सो इट इज द वीकेस्ट येट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और इतनी ज्यादा फोर्स होने की वजह से जो मून है, जो इतना हैवी बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है इन एन ऑर्बिट। गॉट इट? तो ये दोनों एग्जांपल्स खुद भी ट्राई करो। अब हम एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस पे आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में कवर किए। पेज 134 एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। यहाँ जो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये है वो। इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल ये इसका फॉर्मूला लिखना है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, वही मैंने यहाँ लिखा भी है आंसर में, देख भी सकते हो स्क्रीन पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, पर सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना काफी नहीं है। हर
इसमें जो अल्फाबेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी हमने लिखना है कंप्लीट। एफ क्या है, जी क्या है, इस तरीके से, और जी की वैल्यू और बाकी चीजें क्या है। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट द आंसर। यू कैन सी ऑन स्क्रीन। अब हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 16। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो आगे के टॉपिक्स के हैं, तो जैसे जैसे आएंगे हम देखेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब पहले जो डिस्टेंस था वो अगर हाफ कर दिया जाए तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल में क्या चेंज आएगा। सो ओरिजिनल केस ये है, मान लो अब जब डिस्टेंस हाफ कर दिया तो फिर F2 की वैल्यू ये हो गई, d1/2 कर दिया हमने, इसको जैसे कैलकुलेट कर दिया किया हमने, सो वी गेट दिस। सो कंपेयरिंग 1 and 2, दिस एंड दिस, हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स से 4 टाइम्स हो गई है। यहां पे जो 4 आ गया इस वजह से। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से उसको थोड़ा दिखा के लिखना है फॉर्मूले में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What is the magnitude of gravitational force between Earth and a 1 kg object on its surface? तो मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस दिया है, ऑब्जेक्ट का मास दिया है। सो नाउ यू कैन डू इट। ऐसे क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं सॉल्व एग्जांपल्स में। हमें बस ऐसा ही यूनिट का ध्यान रखना है, केजीज में होने चाहिए या मीटर में होना चाहिए, और वो यहाँ पे है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो फोर्स will come out to be 9.8 न्यूटन। आगे देखते हैं। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as the force with which the moon attracts the earth? Why? तो जैसे हमने पढ़ा, मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि आपस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सेम है, सेम रहेगी यानी। ठीक है, और इसका रीजन हम दे सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक तो ये, एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि इन दो लॉज की वजह से two objects attract each other mutually with a gravitational force equal in magnitude but opposite in direction. Got it? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल भी बताया उसमें मैंने बताया था, तो उसी चीज को थ्योरेटिकल तरीके से लिखना है। So you can read the answer. किस तरीके से लिखना है। पहले तो फॉर्मूला लिखना है इस तरीके से, और फिर कंपैरिजन करके बताना है कि मून का मास और अर्थ के मास में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से अर्थ में एक्सेलरेशन बहुत कम रहती है कंपेयर टू मून, इसलिए अर्थ मून की तरफ नहीं जाती, या अर्थ मून के चारों तरफ मूव नहीं करता, मून मूव करता है अर्थ के चारों तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens to the force between two objects if mass of one object is doubled? तो ये जो सिंपल फॉर्मूला था, पहले तो ये लिखना है और फिर हर पार्ट का ऐसे आंसर कर सकते हो, उसको खुद देख सकते हो कि अगर मास एक ऑब्जेक्ट का डबल हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, सो फोर्स विल आल्सो गेट डबल्ड। अब दूसरे केस में डिस्टेंस इज डबल्ड, तो डिस्टेंस डबल होगा तो फिर ये देखो वो स्केयर भी है तो नीचे 4 हो जाएगा, तो मींस 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा आंसर। न्यू फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। इसी तरह जब ट्रिपल कर दिया डिस्टेंस तो वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, सो वो ऊपर 2 into 2 हो जाएगा क्योंकि बोथ ऑब्जेक्ट्स का मास डबल हो रहा है, so it will become new force will become 4 times the original force. Got it? Next question, what is the importance of universal law of gravitation? ये पहले हमने थ्योरी पोर्शन में किया था, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं कहां हमने किया था। ये देखो ये आ गया, गॉट इट? ये लिखना है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है बिटवीन अर्थ एंड सन, मास ऑफ अर्थ दिया है, सन ऑफ अर्थ दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम दी है। तो वही सिंपल हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करनी है और फोर्स फाइंड आउट कर लेनी है। तो जब हम वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे, यू कैन सी द कैलकुलेशन ऑन स्क्रीन। सो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी दिस। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कि मैंने अपनी बुक में दिए हैं। क्वेश्चन 10, व्हाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ? वो इसलिए क्योंकि ये लॉ सारी बॉडीज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी हो, चाहे बॉडीज छोटी हो बड़ी हो, धरती पे हो या आकाश में हो, जैसे मून होती है या धरती पे कोई टेबल चेयर है या मून है, प्लैनेट्स है, तो हर बॉडी पे ये एप्लीकेबल है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया है। सो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। यू कैन रीड इट ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 11 देखते हैं। Do gravitational forces obey Newton's third law of motion? Yes, obey करती है, क्योंकि जिस फोर्स से एक बॉडी, मान लो ए है बॉडी, दूसरी बॉडी बी है, अगर ए एक बॉडी को 10 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो बी भी ए को 10 न्यूटन फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगी, बस दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक की डायरेक्शन मान लो इधर होगी तो एक की इधर होगी। सो these two forces form action and reaction pair and hence obey Newton's third law of motion. Next question देखते हैं, क्वेश्चन 12. What is the ratio of force between two masses kept at a certain distance in air to the force when kept in water? मीन्स अगर दो बॉडीज है, दो ऑब्जेक्ट्स है, उनको पहले तो एयर में है, वो टेबल पे रखे है, मान लो दो पेन है, वो टेबल पे रखा है, तो उनका जो मासेस है और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला यूज करके F = G m1 m2 by d² करके हम फोर्स निकाल सकते हैं।
तो अब उन दोनों पेन को हमने मान लो पानी में डाल दिया और वो उसी डिस्टेंस पे है, तो तब क्या फोर्स सेम आएगी? तो तब भी उनके बीच वही फोर्स निकलेगी, क्योंकि उनका मास भी सेम रहेगा, उनके बीच डिस्टेंस सेम है, और जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी किसी मीडियम में, तो इसलिए तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो जो रेशो है इस क्वेश्चन का आंसर फिर होगा, दैट विल बी, रेशो विल बी 1:1। गॉट इट? यू कैन रीड ऑन स्क्रीन किस तरीके से लिखना है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Will two big aeroplanes lying close to each other start moving towards each other as per universal law of gravitation? Give reason. तो दो बहुत बड़े एरोप्लेन है, वो पास पास खड़े हैं, तो जैसे हमने पढ़ा कि बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या वो एक दूसरे की तरफ मूव होने शुरू हो जाएंगे? यू हैव टू गिव रीजन। तो आंसर है नो, मूव नहीं करेंगे। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल में भी दिखाया, उसके पीछे रीजन यही है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे वो फोर्स यूजिंग फॉर्मूला Gm1m2/d², तो वो फोर्स बहुत कम निकलेगी, पहली बात तो ये। और दूसरा, अर्थ भी, जैसे मैंने पहले फिगर में भी बताया था, अर्थ भी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों एरोप्लेन्स को ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। तो इस वजह से, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से वो एरोप्लेन स्टेशनरी ही रहते हैं और एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते। सो दिस इज द आंसर। जो मैंने बताया अभी हिंदी में, वही इंग्लिश में इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। यू कैन रीड इट ऑन स्क्रीन and understand how you have to write it. Next question देखते हैं हम। State the source of centripetal force that our Earth requires to revolve around the sun. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए, वो कहां से आती है, उसका सोर्स क्या है? तो वो सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, यहां से आती है। दैट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकेंड पार्ट है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच दिस फोर्स डिपेंड्स। तो जो उसका फॉर्मूला है Gm1m2/d²। सो G इज ए कांस्टेंट, तो उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, बट जो बाकी m1 m2 हो गए, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ इस केस में, और साथ में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन तीन फैक्टर्स पे वो फोर्स डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खुद अटेम्प्ट करना है, ये न्यूमेरिकल है, जो पहले एग्जांपल ए किया उसके जैसा ही है ये। सो अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर्स मैच कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का। सो इस तरीके से इस पोर्शन का एंड होता है, इस चैप्टर के इस पोर्शन का। हम जो नेक्स्ट पोर्शन है फ्री फॉल और साथ में मास एंड वेट, इसकी थ्योरी, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और मैं बता दूं, ये जो सामने नोट्स देख रही हो, ये मेरी बुक से है, मेरी लिखी हुई बुक है जो अमेजन पे अवेलेबल है। इसको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। यू कैन क्लिक ऑन इट एंड परचेज इट ऑल्सो। So students, this is the end of this class.